दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। आप सभी का आईटीआई स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड है। और फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है मेंसुरेशन, उससे रिलेटेड है। और इसके अंदर मैं ऑलरेडी 5 वीडियो डाल चुका हूँ। छठे वीडियो के अंदर मैं आपको जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, इसके अंदर पहले पार्ट में मैंने जो आपको क्षेत्रफल से रिलेटेड जो उसकी परिभाषा है, उसके सूत्र, उसके जो उदाहरण उनको समझाने का प्रयास किया है। दूसरे पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे आयतन के बारे में। और ये जो चैप्टर है मेंसुरेशन वाला, वो आपकी पूरी लाइफ काम में आने वाला है, ये आपके कंपटीशन में काम में आने वाला है, ये आपकी पढ़ाई में काम में आने वाला है। ये अगर आप कोई और हायर एजुकेशन में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब जो चैप्टर के रूप में काम में आएगा। और जो जितने भी कंपटीशन होते हैं उसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अंदर जब तक आप इसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको जो है सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सूत्र होते हैं। उनके सूत्रों के फंडामेंटल जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप इन चीज़ों को याद भी नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप ध्यान से पढ़ें, सुने और समझें, और अपने अपने दिमाग से उसके जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि एग्ज़ाम के समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि हमारे द्वारा जो वो वीडियो पे चीज़ें समझाई जाती है, पढ़ाई जाती हैं, अगर वो जब तक आप खुद अपने हाथों से अपने दिमाग से जो है सवालों को सॉल्व नहीं करोगे तो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि अपने दिमाग को यूज़ करते हुए और इनके जो सवाल हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं। आयतन, जिसको अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, किसी ठोस वस्तु, क्योंकि हमने जब क्षेत्रफल पढ़ा था तो उसके अंदर समतल सतह पर जो आकृतियां बनती थी उससे समतल सतह पर बनी आकृतियों का क्षेत्रफल निकलता है। लेकिन यहाँ जो ठोस होता है उसके जो आयतन होता है वो किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरी गई जगह या क्षेत्र उस वस्तु का आयतन कहलाता है, से रिलेटेड होता है। तो वह वस्तु या आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई या ऊंचाई की जगह मोटाई होती है तथा ठोस वस्तु या आकृति कहलाती है। दोबारा समझते हैं। आयतन क्या होता है कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरी गई जगह या क्षेत्र उस वस्तु का आयतन कहलाता है। वह वस्तु या आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई होती है ठोस वस्तु या आकृति कहलाती है। जैसे घन वह आकृति होती है जिसके अंदर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। घनाभ, जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है अलग अलग हो सकती हैं। बेलन, शंकु, गोला इत्यादि। तो इसका एक फंडामेंटल जो सूत्र होता है वो है आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई या मोटाई या ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए एक आयताकार घनाभ की बात कर रहे हैं तो हम पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको अगर लंबाई से या मोटाई से या ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो उस घनाभ का आयतन निकल के आ जाएगा। इसी तरह अगर बेलन के बारे में बात करें तो बेलन जो है हमारे एक वृत्ताकार, उसकी आकृति समतल आकृति वृत्ताकार होती है और उसके ऊपर हाइट होती है। तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो कि आधार का क्षेत्रफल होगा और उसके अंदर या तो लंबाई या मोटाई या ऊंचाई तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, उसका गुणा करेंगे तो वहाँ पर उस बेलन का आयतन निकल के आ जाएगा। इसी तरह प्रिज्म और पिरामिड में भी होता है। आयतन की इकाई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आयतन की इकाई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई की 3 इकाइयों पर निर्भर करती है। इसीलिए घन मिलीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन इंच या घन फुट में होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो केवल 2 डायमेंशनल आकृति का ही क्षेत्रफल निकलता है, इसलिए उसके अंदर जो उसकी इकाई होती है वो वर्ग से रिलेटेड होती है। वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग इंच, वर्ग फुट। लेकिन आयतन के अंदर 3 डायमेंशनल होता है जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन लंबाई की इकाइयों को काम में लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो इसकी इकाई जो है घन से रिलेटेड होती है, घन के साथ चलती है। वो घन मिलीमीटर भी हो सकती है, घन सेंटीमीटर भी हो सकती है, घन मीटर भी हो सकती है, घन फुट भी हो सकती है और घन फुट भी हो सकती है। इसके बाद है आयतन की इकाइयों का रूपांतरण। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो पटवारी के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है। तो आयतन की इकाई के बारे में पढ़ेंगे कि आयतन की इकाई का जो रूपांतरण किस तरह से होता है। 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 घन डेसीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। और जब इसका हम 1 मीटर का
घन करेंगे यानी इसकी पावर 3 करेंगे तो यहाँ 10 डेसीमीटर की पावर भी 3 हो जाएगी, और 10 डेसीमीटर की पावर को जब 3 करेंगे तो 10 को हम 3 बार गुणा करने पर हमारे पास ये 1000 डेसीमीटर आ जाएगा। इसी तरह 1 घन मीटर बराबर 100 घन सेंटीमीटर होता है। इसको हम 1 घन मीटर बराबर होता है 100 की पावर 3 घन सेंटीमीटर, और 100 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 10 लाख घन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर एक घन डेसीमीटर की बात करें, अगर उस घन डेसीमीटर की वैल्यू हमको घन सेंटीमीटर में निकालनी है तो हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। इसलिए जब 1 डेसीमीटर की पावर 3 करेंगे तो यहाँ 10 सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगी, तो 10 की पावर 3 होने की वजह से ये 1000 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 1 घन डेसीमीटर का मान जो है हमारे 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 घन मीटर, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो इसका जब घन करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 10 की पावर 3 करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 1000 घन मिलीमीटर हो जाएगा। 1 घन गज बराबर 27 घन फुट, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 गज के अंदर 3 फुट होते हैं, तो जब 1 घन गज का मान निकालेंगे घन फुट के अंदर, तो यहाँ 3 की पावर 3 होने की वजह से 3 तिया 9, 9 तिया 27 फुट के बराबर, 27 घन फुट के बराबर ये हो जाएगा। ये होगा 27 घन फुट। इसके बाद है 1 घन गज बराबर 0.7645 घन मीटर। 1 घन फुट बराबर 1728 घन इंच, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। इसलिए जब इसका घन करेंगे यानी इसकी पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे भी हमको 12 की पावर 3 करनी पड़ेगी, और 12 की पावर 3 को 12 को 3 बार गुणा करने पर हमारा ये 1728 आता है, और यहाँ पर फिर ये घन इंच हो जाता है। यानी कि 1 घन फुट की जो वैल्यू है अगर घन इंच में निकालनी है तो वो 1728 घन इंच के बराबर होती है। 1 घन फुट बराबर 0.0283 घन मीटर। तो ये जो हमारी इकाइयाँ हैं वो हमने मात्रक वाले चैप्टर में पढ़ रखी हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा आयतन वाला जो मैटर चल रहा है, इसीलिए इस चीज़ को भी यहाँ पे समझ लेंगे तो आपके बहुत चीज़ें काम में आएंगी। इसके बाद जो अगला एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये खास करके बच्चों को क्लियर ही नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप इसकी परिभाषा समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइड सरफेस एरिया। अब मान लीजिए ये पेंसिल है, पेंसिल के अंदर ये हमारा नीचे का तलुआ और ये हमारा ऊपर का तलुआ, और बीच में ये जो हमारे सतह हैं ये हमारे वक्र पृष्ठ कहलाते हैं, साइड सरफेस कहलाती हैं। तो ये 6 भुजाकार है, तो यहाँ पे 6 सतह हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से ये 6 भुजाकार जो हमारा षट भुजाकार पेंसिल होती है, तो इसका जो साइड सरफेस होगा वो हमारा ये आयताकार ये सतह होंगी जो कि 6 होती हैं। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। किसी ठोस वस्तु या आकृति की सभी वक्र पृष्ठों यानी कि साइड की जो सरफेस होती है उनका जो कुल क्षेत्रफल होता है, जैसे एक कमरे की 4 दीवारें होती हैं, जैसे एक कमरे की 4 दीवारें साइड की दीवारें कहलाती हैं, का कुल क्षेत्रफल वो है का कुल क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि दोबारा समझते हैं, किसी ठोस वस्तु या आकृति की सभी वक्र पृष्ठों यानी कि साइड सरफेस का कुल क्षेत्रफल, जैसे उदाहरण के तौर पे एक कमरे की 4 दीवारें होती हैं, और इन चारों दीवार की जो साइड की जो दीवारें होती हैं इनका अगर क्षेत्रफल निकाल लें तो वो हमारे कमरे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल के बारे में चर्चा है इसलिए ये वर्ग के साथ चलेगी, तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग इंच, वर्ग फुट के अंदर होती है। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। किसी ठोस आकृति की सभी पृष्ठों यानी कि ऑल सरफेसेस का जो क्षेत्रफल है उसको हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। दोबारा समझते हैं, किसी ठोस आकृति की सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल, जैसे एक कमरे की 4 तो वक्र पृष्ठ होती हैं, साइड की सरफेसेस होती हैं, और छत और फर्श के क्षेत्रफल को भी अगर जोड़ दे तो वो कमरे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। इसलिए किसी ठोस की सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। और चूंकि ये क्षेत्रफल से रिलेटेड है, क्षेत्रफल की जो इकाई वर्ग के साथ चलती है, इसलिए इसकी इकाई जो है वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग इंच, वर्ग फुट इत्यादि में होती है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, वर्ग जहाँ क्षेत्रफल की बात आएगी वहाँ पे इकाई हमेशा वर्ग रहेगी, और जहाँ आयतन की बात चलेगी वहाँ पे हमेशा इकाई घन के साथ चलेगी। इसके बाद है कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे पोल की लंबाई।
लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल प्लेस्ड इन द रूम, यानी कि एक कमरे के अंदर अगर हम एक पोल रखना चाहते हैं तो उसकी सबसे अधिक लंबा पोल कितनी लंबाई का रखा जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है। यदि किसी पोल को एक कमरे में इस प्रकार रखा जाए कि उसका एक सिरा कमरे के फर्श पर एक कोने में तथा पोल का दूसरा सिरा कमरे की छत के दूसरे कोने पर फर्श के कोने के बिल्कुल विपरीत छुए तो पोल की लंबाई की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है। वो क्या है? कमरे में रखे जाने वाले पोल की अधिकतम लंबाई होगी अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसको हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एल जो है वो लंबाई कमरे की अधिकतम लंबाई है, बी यहाँ पे कमरे की अधिकतम चौड़ाई है और एच यहाँ पर कमरे की अधिकतम ऊंचाई है। इसके बाद है अगला पॉइंट, ठोस वस्तु या आकृति का आयतन ज्ञात करना। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड फिगर्स। तो ठोस वस्तु या आकृति मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्रिज्माकार, दूसरी होती है पिरामिडाकार आकृति और तीसरी होती है गोलाकार आकृति। प्रिज्माकार आकृति, इसको आप समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपके ड्राइंग में भी काम आएगा और आपके ये वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी काम में आएगा। वह आकृति या ठोस जिसमें नीचे व ऊपर का तल, जिसमें नीचे और ऊपर का तल एक ही आकृति में होते हैं, यानी कि नीचे की आकृति अगर आयत है तो ऊपर भी आकृति आयत है, जैसे कि हमारा कमरा होता है, जैसे हमारा चौक का डिब्बा होता है, जैसे हमारी किताब होती है, जैसे हमारी पेंसिल होती है। तो इस तरह की आकृति होती है वो प्रिज्माकार आकृति कहलाती है। जैसे चौक का डिब्बा नीचे आयताकार ऊपर भी आयताकार, गोल ड्रम नीचे वृत्ताकार ऊपर भी वृत्ताकार, कमरा, दीवार, सेल इत्यादि प्रिज्माकार आकृति कहलाती हैं। हम निम्न आकृतियां जैसे कि त्रिभुजाकार प्रिज्म, घनाभ, पंचभुजाकार प्रिज्म, षटभुजाकार प्रिज्म के बारे में अध्याय में आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारे कोर्स में भी है। नोट, प्रिज्माकार आकृति में हमें कम से कम 3 वक्र पृष्ठ या कि साइड सरफेस या आधार की आकृति में कुल भुजाओं के बराबर आयत प्राप्त होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल आयतों के कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो प्रिज्माकार के अंदर अगर मान लीजिए हम त्रिभुजाकार प्रिज्म आकृति के बारे में चर्चा करें तो नीचे भी उसमें त्रिभुजाकार आकृति होगी और ऊपर भी त्रिभुजाकार आकृति होगी। उसके अंदर उस कंडीशन में हमारी जो साइड की सरफेसेस खड़ी होती हैं वो आयताकार शेप में होती हैं और 3 ही आयताकार शेप होती है उस जिसके अंदर त्रिभुज के अंदर, क्योंकि त्रिभुज के अंदर 3 ही हमारी भुजाएं होती हैं। अगर हम 4 भुजा वाली आकृति के बारे में बात करें, 4 भुजाकार प्रिज्म के बारे में बात करें, तो क्योंकि हमारी नीचे 4 भुजा वाली आकृति है और ऊपर भी हमारी 4 भुजा वाली आकृति है, इसलिए जो खड़ी हमारी सतह होंगी वो सारी 4 आयत के अंदर होंगी, जैसे कि हम आगे अभी इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद है पिरामिड आकृति। क्या होती है? वह आकृति या ठोस जिसमें आधार बहुभुज, बहुभुज का मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज या वृत्त आकार के होते हैं, परंतु ऊपर वह एक बिंदु पर जाकर के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है बात है वह ऊपर वह एक बिंदु पर जाकर के मिल जाते हैं, पिरामिड आकार आकृति कहलाते हैं। जैसे तेल डालने वाली कुप्पी, तल से आयताकार और ऊपर तल से आयताकार या गोलाकार और पिरामिड, टेंट इत्यादि। तो यहाँ पर कुप्पी का और टेंट का एक हमने उदाहरण दिया है। तो कुप्पी के अंदर नीचे जो है वृत्ताकार होता है, ऊपर जाकर के एक बिंदु पे मिल जाते हैं। इसी तरह जो टेंट भी होते हैं वो भी नीचे वो त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं, 4 भुजा, पंचभुजा, 6 भुजाकार हो सकते हैं, लेकिन ऊपर जाकर के वो एक बिंदु पे मिल जाते हैं। और इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे भी जाके पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको चित्र सहित आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा जो होता है वो होता है गोलाकार आकृति। गोलाकार आकृति यानी जैसे गेंद। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जनरल भाषा में हम जो चीज़ बोलते हैं वो कुछ गलत होती है। जैसे कि हम एक बॉल को भी गोल बोलते हैं,
एक बेलन को भी गोल बोलते हैं और एक हमारी जो रोटी होती है उसको भी गोल बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में गोल होती है वो बॉल होती है, जो हमारी बेलन होता है वो बेलनाकार होता है, और जो हमारा रोटी होती है वो हमारी वृत्ताकार आकृति होती है। तो बोलने में हमारी गलती होने की वजह से कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एक्चुअल में गोलाकार आकृति होती कैसी है। तो इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ। गोलाकार आकृति हम बॉल को कहते हैं। बेलन की शेप में या पेंसिल के शेप में या पेन के शेप में या ड्रम के शेप में जो आकृति होती है वो बेलनाकार कहलाती है, बेलनाकार आकृति। और जो हमारी रोटी की शेप में आकृति होती है वो हमारी वृत्ताकार आकृति होती है। तो गोलाकार आकृति वह आकृति जो सभी दिशाओं से देखने पर वृत्ताकार दिखाई देती है, गोलाकार आकृति कहलाती है। जैसे टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि। तो यहाँ पर आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। नोट क्या है कि पिरामिडाकार ठोस को कुछ ऊंचाई से काटने पर प्राप्त ठोस यानी कि नीचे वाला हिस्सा पिरामिड छिन्नक कहलाता है। तो पिरामिड के अगर कुछ पोर्शन है उसको अगर ऊपर से काट दिया गया तो हमारी वो नीचे की आकृति जो है वो छिन्नक कहलाती है। जैसे कि बाल्टी, गिलास, इन दोनों ही आकृति में एक बड़ा और एक छोटा वृत्त होता है। और ये हमारे और भी आकृति में हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो कि वृत्ताकार ही हो, वो त्रिभुजाकार भी हो सकता है, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार, किसी भी आकृति में। ये आपको मेंसुरेशन में आयताकार से रिलेटेड जो शुरुआत की जो हमारे परिभाषाएं होती है इनके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बनाऊंगा। इसलिए अगर आपको ये मेरे आयताकार से आयतन से रिलेटेड ये जो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस प्राप्त होते रहें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।